नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बीएससी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य विज्ञान रेलवे के सभी एग्जाम जैसा कि एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने विचार करके बताएं दोस्तों, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन जो है वो कहां पर होता है? जी, ग्लूकोज का पाइरूवेट में जो विघटन होगा वह कहां पर होगा? जी दोस्तों, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन जो है वो ग्लाइकोलिसिस में संपन्न होता है। और दोस्तों ग्लाइकोलिसिस की यह प्रक्रिया जो है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी साइटोप्लाज्म। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। जी दोस्तों, निम्नलिखित का सही उत्तर जो है हमें मिलान करके बताना है। तो दोस्तों कई सारी चीजें आपको दे रखी हैं, कार्य, बैटरी, शक्ति और माइक्रोफोन, और उसके समक्ष हमें ऑप्शन में दे रखा है। तो विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। मिलान करके बताएं कि किसका मिलान किससे सही होगा। जी दोस्तों, कार्य की बात करें तो कार्य का मात्रक हमें दे रखा है इसमें। कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल। तो हमारा कोड हो जाएगा दोस्तों 4। अगर हम बात करें दोस्तों बैटरी की, तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है बैटरी में। तो यह संबंधित हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर ए से। तो आ जाएगा हमारा 1, या फिर दोस्तों हम 4 के स्थान पर डी लिखे और उसके बाद लिख सकते हैं हम ए लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें शक्ति की, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? किलोवाट प्रति घंटा। तो यह तो है सी से सम्मिलित हो जाएगा। और माइक्रोफोन की बात करें दोस्तों, तो ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है माइक्रोफोन द्वारा। तो इसका मिलान हो जाएगा बी से। तो डी ए सी बी। जी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, डी ए सी बी। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? विचार करके बताएं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू? जी दोस्तों, अगर हम बात करें दिए गए विकल्पों की, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए जाइलम, बिल्कुल सही विकल्प है दोस्तों। जाइलम और फ्लोएम जो है वो जटिल ऊतक है, याद रखिएगा यह दोनों ही जटिल ऊतक हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? विचार करके बताएं दोस्तों। अंडाशय, युग्मक, रोगाणु कोशिका और युग्मनज। तो किसका निर्माण होता है निषेचन के परिणाम स्वरूप? जी दोस्तों, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। और दोस्तों प्रश्न यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी, प्रश्न पढ़ते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। जी बिल्कुल सही, कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र CA3PO4 होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी? विचार करके बताएं किस गैस का निष्कासन होगा विरंजक चूर्ण को जब हम जल में मिलाएंगे तब? जी दोस्तों, विरंजक चूर्ण CaOCl2। तो दोस्तों जिसे जब हम इसे जल से माने H2O से मिलाते हैं तो दोस्तों क्लोरीन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। जी, पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? कई बार कई सारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है अक्सर रिपीट होते रहते हैं। बात करें इस प्रश्न की दोस्तों, तो पीतल एक मिश्र धातु है और इसके अंदर दोस्तों लगभग 70% तक तांबा और 30% जो है वो जस्ता पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जी दोस्तों, विचार करके बताएं कि सिल्वर और क्लोरीन को मिलाने पर दिए गए विकल्पों में से किस यौगिक का निर्माण होगा? जी, सिल्वर और क्लोरीन को जब हम मिलाएंगे तो दिए गए विकल्पों में से किसका निर्माण होगा? बिल्कुल ठीक है, संयुक्त होने पर दोस्तों यह दोनों जो है यौगिक मिलकर सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न।
दोस्तों वैसे अंग जिनकी भौतिक संरचना तो एक समान होती है, परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब दिखने में तो वो अंग एक जैसे होते हैं, मगर उनसे जो कार्य किए जाते हैं वह अलग अलग होते हैं। तो ऐसे अंगों को क्या कहा जाएगा? जी, समरूप अंग। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विचार करके बताएं कि संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? जी, इनके बाह्यतम कोशों में 3 अपूर्ण होते हैं, या फिर इनका बाह्यतम कोश अपूर्ण होता है, इनके बाह्यतम कोश में 2 अपूर्ण होते हैं और इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो संक्रमण तत्व वे तत्व कहलाते हैं जिनके 2 बाह्यतम कोश अपूर्ण होते हैं तथा जिनमें तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से पहले के कोश माने डी उपकोश में क्रमशः 1 से 10 तक भर जाते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? विचार करके बताएं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? जी दोस्तों, वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और दिए गए ऑप्शंस की बात करें दोस्तों तो मक्खन का खट्टा होना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? विचार करके बताया दोस्तों। जो नॉन मेटल्स होती है उनका जो सबसे बाहरी सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? जी, अगर हम बात करें दोस्तों अधातु की, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वे अधातु कहलाते हैं और ये जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। और दोस्तों अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि धातुओं की दोस्तों बाहरी सतह में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 4 से 8 तक की संख्या जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। जी, विचार करके बताएं दोस्तों, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणु की त्रिज्या से हम क्या मापते हैं? परमाणु त्रिज्या का प्रयोग किसी रासायनिक तत्व के परमाणु का आकार मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। परमाणविक आकार मापने के लिए प्रयोग किया जाता है परमाणु की त्रिज्या का। अगला प्रश्न। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? क्या आप जानते हैं दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? न्यूटन की जो गति का दूसरा नियम है उसमें बताया कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो दोस्तों F बराबर क्या दे रखा है आपको? फॉर्मूले में दे रखा है m और a। और सवाल की बात करें दोस्तों तो F की वैल्यू दे रखी है आपको 20 न्यूटन और बात करें दोस्तों m की तो 10 केजी का द्रव्यमान दे रखा है। तो पूछा क्या गया दोस्तों? आपसे a पूछा गया। तो अगर आप a को यहीं पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका F अपॉन m आ जाएगा। और F की वैल्यू दोस्तों दे रखी है आपको 20 और m की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 10। तो 10 से जब आप 20 को काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 मीटर प्रति सेकंड। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया था ऑप्शन नंबर डी 2 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों, देखते हैं अगला प्रश्न। जी, क्या आप जानते हैं दोस्तों शक्ति का फार्मूला, शक्ति का सूत्र दिए गए विकल्पों में से क्या है? जी, कार्य बटे समय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। शक्ति का सूत्र कार्य बटे समय। अगला प्रश्न। जी, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र दिए गए विकल्पों में से क्या है? जी, विचार करके बताएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी दोस्तों, यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Al2O3 होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं?
जी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। स्क्लेरेन काइमा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। दोस्तों विचार करके बताएं कि वृषण किस में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। जी, वृषण अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहा जाता है। जी, वनस्पति भागों या फिर बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से यदि हम नए पौधे को उगा रहे हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा। जी, बिल्कुल सही हो जाएगा, टिश्यू कल्चर। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। दोस्तों अगर हम बात करें तो टिश्यू कल्चर, जिसे हम पादप ऊतक संवर्धन के नाम से भी जानते हैं, तो टिश्यू कल्चर या पादप ऊतक संवर्धन एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी भी पादप जैसे जड़, तना, पुष्प आदि को निर्जीवित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, जिसे हम नेस्कॉम के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, देवजानी घोष। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। जी, यह प्रश्न हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं दोस्तों, सभी का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए। किसकी कोई इकाई नहीं है। जी दोस्तों अगर हम बात करें घनत्व की, तो घनत्व की इकाई जो है किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है। दाब की बात करें दोस्तों तो पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है दाब की इकाई होती है। और दोस्तों अगर हम बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन की इकाई क्या होगी, बिल्कुल सही, मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न। जी दोस्तों विचार करके बताया कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है। जी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों कार्बन में श्रृंखलन नामक एक विशेष गुण पाया जाता है और इस गुण के कारण यह जो है सहसंयोजी बंध के द्वारा समान परमाणुओं के आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला या फिर रिंग बनाने की क्षमता रखता है। और दोस्तों कार्बन के इसी गुण के कारण पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है। और कार्बन के दोस्तों कुछ अपरूप भी है, आपको पता है कि हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन्स और कोयला जो है वो कार्बन के अपरूप है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न। किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा दिए गए विकल्पों में से कौन है। जी, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण होती है तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जल विद्युत ग्रह में गिरते हुए या बहते हुए जल में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात कितने तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। जी, सही विकल्प हो जाएगा 56, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है। दोस्तों विचार करके बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जी, ऐसे पदार्थ जिनके घोल या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, अर्थात जो विद्युत के चालक हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, ग्लूकोज घोल। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है। जी, विचार करके बताएं दोस्तों, ग्रास नली में, पेट में, छोटी या फिर बड़ी आंत में कहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन किया जाता है। जी, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न।
निम्न में से कौन बिजली के कुचालक है, विचार करके बताएं दोस्तों। और ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जी, माइका और क्वार्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। केवल ए विकल्प में जो दे रखे हैं वो दोनों विद्युत के कुचालक हैं, माइका और क्वार्ट्ज। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नाम से समुद्र तट की साफ सफाई और विकास के लिए एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की? जी, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लू फ्लैग। जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण, गति, दूरी और वेग। दिए गए विकल्पों में से राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए क्या है? जी, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को दोस्तों वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, वेलोसिटी, वेग। दोस्तों, यह किस प्रकार की राशि? तो वेलोसिटी जो है वो एक सदिश राशि है, यह एक वेक्टर है। और बात करें दोस्तों इसके मात्रा की, तो मीटर पर सेकेंड जो है इसकी यूनिट होती है। चलिए मित्रों, देखते हैं अगला प्रश्न। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। राइट ऑप्शन हो जाएगा यांत्रिक एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों, देखते हैं अगला प्रश्न। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? दोस्तों, विचार करके बताएं। राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए क्या होना चाहिए? जी, भौतिक अवस्था में द्रव की होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर। चलिए मित्रों, देखते हैं अगला प्रश्न। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? दोस्तों, हमारा मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है यह सब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है? जी, स्वैच्छिक कार्यों के सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अनुमस्तिष्क रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, सेरेब्रम या फिर अनुमस्तिष्क। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? विचार करके बताएं राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। जी, पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया और उसके लिए सही नहीं है। जी, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। किस ऑर्गेनेल कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? जी, हम सभी जानते हैं दोस्तों, नाभिक, न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाभिक को दोस्तों कोशिका का मास्टर कहा जाता है और नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है, यह भी याद रखिएगा। कई बार पूछा जाता है कि कौन डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव को अपने अंदर समाहित रखता है, तो दोस्तों हमारा नाभिक उस कंडीशन में राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से गलत मिलान या गलत जोड़ों को ज्ञात करें। जी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी का उत्तर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आना चाहिए। जी दोस्तों, अगर हम देखें कॉपर तो तांबा बिल्कुल सही मिला हुआ है। सोने की बात करें दोस्तों तो इसे AU से रिप्रेजेंट करते हैं, यह भी सही है। दोस्तों, अगर हम बात करें पारे की, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, तो पारे को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि Me से। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम भी ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों चांदी की, तो चांदी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बिल्कुल ठीक है, Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो डी दे रखा है, माने पारा जो दे रखा है सिर्फ उसका मिलान सही नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया था बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? जी, अगर हम बात करें दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया की, तो द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को ऐसी अभिक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें अभिक्रिया करने वाले दोनों अणुओं में से प्रत्येक के लिए घटक का उत्पाद का निर्माण करने के लिए आदान प्रदान होता है। तो दिए गए ऑप्शंस में दोस्तों जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न।
एक तत्व का जो परमाणु क्रमांक हमें दे रखा है कितना है 17। तो दोस्तों पूछा गया है क्या है ये, एक क्षारीय धातु है, गैस है, दुर्लभ गैस है, हेलोजन गैस या फिर संक्रमण धातु है। जी दोस्तों अगर हम बात करें आवर्त सारणी में 17 में, अगर हम बात करें वर्ग 17 में स्थित कुल 5 तत्व हैं, कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इन सभी तत्वों के लवण समुद्री जल में बहुतायत में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यह एक हेलोजन गैस होगी। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है? जी विचार करके बताया दोस्तों, किस मेथड के द्वारा जो है हम जल को, वाटर को मडी वाटर से सेपरेट करते हैं? जी ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, फिल्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान दिए गए विकल्पों में से क्या देखी जाती है? जी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पीले लौ के साथ जलता है, और दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, पीली लौ। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ऊर्जा का एक अच्छा सोर्स नहीं है? जी दोस्तों बाकी के ऑप्शन पूछा क्या गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ऊर्जा का एक अच्छा सोर्स नहीं है। तो दोस्तों अगर हम पीछे देखें तो देखिए लकड़ी और एथेनॉल से हमें बिल्कुल ठीक है बायोगैस प्राप्त होती है, गाय के गोबर से भी प्राप्त होती है। एटॉमिक एनर्जी दोस्तों परमाणु ऊर्जा जो है वो बायोगैस का सोर्स नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। जी दोस्तों 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा जो है वो समान है। तो दोस्तों दो बॉल आपको दे रखी है, एक का द्रव्यमान है 5 किलो, दूसरे का द्रव्यमान है 10 किलो। पूछा क्या गया है, यदि संभावना हो तो कौन सी तेज गेंद जो है वो तेजी से गति कर रही है? विचार करके बताएं दोस्तों, कौन किसकी स्पीड ज्यादा होने की संभावना है? दो बॉल है, एक का वेट है 10 केजी, दूसरे का वेट है 5 केजी। विचार करके बताएं कि किसकी गति जो है वो ज्यादा होगी अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस की। तो जी दोस्तों ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा और बिल्कुल सही उत्तर बताइएगा। जी दोस्तों यदि आपने साइंस पढ़ी है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा वह वस्तु जो है वो ज्यादा तेज गति से गति कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 5 किलोग्राम वाली जो बॉल होगी उसकी गति जो है वो 10 किलोग्राम वाली बॉल की तुलना में ज्यादा होगी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, पराग कण किसमें पाए जाते हैं? विचार करके बताएं, वर्तिकाग्र, बीजांड, परागकोश, किसमें जो है पराग कण पाए जाते हैं? जी पुष्प में दोस्तों नर जनन संरचना को दोस्तों पुमंग कहते हैं, और पुमंग जो है वो पुंकेसरों से मिलकर बनता है। और दोस्तों पुंकेसर फूल के नर जनन अंग है, और इसके दो भाग होते हैं, कौन कौन से? तंतु और परागकोश। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, परागकोश। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी तन्य विद्युतीकरण उपकरण क्या करेंगे? जी सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? जी सभी का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी जा चुका है ये। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने के लिए किया जाता है? दोस्तों विनेगर को तैयार करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं?
जी एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं हम सिरका का विनेगर का निर्माण करने में। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। और दोस्तों सारे ही प्रश्न आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, शेयर जरूर करते रहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस वीडियो को देख सके। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? जी विचार करके बताएं दोस्तों, किस एंजाइम का जो श्रावण है वो पैंक्रियास से होता है? जी ट्रिप्सिन, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है इस प्रश्न के लिए। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। तो विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी दोस्तों, विभिन्न धातुओं को उनकी घटती हुई रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रृंखला प्राप्त होती है दोस्तों, उसे हम गतिविधि या एक्टिविटी श्रृंखला के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? जी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। जी राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पाइरोगायरा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। दोस्तों स्पाइरोगायरा क्या होता है? एक प्रकार का शैवाल है और इसमें पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। और दोस्तों पुनरुद्भवन के दौरान जो है स्पाइरोगायरा में विखंडन होता है और वह कई खंडों में बढ़ जाता है और इन्हीं खंडों के द्वारा एक नई स्पाइरोगायरा का निर्माण हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। जी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Al2O3 इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है? 540 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, मोलों की संख्या पूछी गई है। जी दोस्तों अगर हम बात करें मोलों की संख्या ज्ञात कैसे की जाती है, तो पदार्थ का द्रव्यमान और भाग कर देते हैं दोस्तों उसे हम पदार्थ के अणु भार से। तो दोस्तों पदार्थ का जो द्रव्यमान है वह आयतन जो है लीटर में होगा, तो यहां पर कितना दे रखा है? वह हमें दे रखा है 540। और दोस्तों हम किससे भाग करते हैं? तो पदार्थ के अणु भार से हम भाग कर देते हैं। तो दोस्तों अणु भार जब आप निकालोगे ग्लूकोज का तो 180 आ जाएगा। अणु भार जो है ग्लूकोज का 180 होता है। तो दोस्तों 18 दूनी 36 तिया 54, तो कितना आ जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फार्मूले माने IUPAC नाम सामान्य नाम के गलत सेट कौन सा है? जी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोपेनॉल प्रोपाइल अल्कोहल इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। जी दोस्तों क्या पूछा गया? सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु F पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है? तो दोस्तों प्रश्न को एक बार आप और पढ़िए और कायदे से समझिए कि पूछा क्या गया है। क्या पूछा है कि सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु F पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है? जी प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? जी हवाई द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न। 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों अभी हम मोलों की संख्या से संबंधित प्रश्न को पीछे हल करके आए हैं। फार्मूला क्या बताया था? तो दोस्तों पदार्थ का आयतन और उसे हम भाग कर देते हैं पदार्थ के अणु भार से। तो दोस्तों यहां पर पदार्थ का आयतन कितना दे रखा है? 60 ग्राम दे रखा है। अब दोस्तों आपको हीलियम का अगर
अणुभार पता है तब यह सवाल आप कर सकते हैं। और हीलियम का अणुभार कितना होता है दोस्तों? हीलियम का अणुभार होता है 4। तो दोस्तों 60 को जब आप 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा? जी बिल्कुल सही है, तब आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 मोल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों? पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय पदार्थ का अणुभार। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? जी दोस्तों, 1 मोल हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1 मोल हाइड्रोजन का भार होता है दोस्तों 1 ग्राम। और दोस्तों अगर हम बात करें 1 मोल ऑक्सीजन का भार कितना होता है दोस्तों, तो 16 ग्राम भार होगा 1 मोल ऑक्सीजन का। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहां पर अनुपात कितना आ जाएगा। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी 1:8 का, क्योंकि दोस्तों H2O फार्मूला होता है। पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O। तो यहां से आपका 1 और 8 का अनुपात होगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया सही विकल्प है। अगला प्रश्न, C6H14 का सूत्र दिए गए विकल्पों में से किस हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है? जी दोस्तों अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन जो है वे यौगिक है जो पूर्णतया हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? संतृप्त, असंतृप्त और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इस प्रश्न की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी हेक्सेन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। जी क्या आप जानते हैं दोस्तों 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो है वो क्या होगा? और दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यक्ति क्या कर रहा है? खड़ा है इस समय, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जी दोस्तों अगर हम बात करें कार्य की तो कार्य का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मारे बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो दोस्तों यहां पर अगर व्यक्ति खड़ा है तो वहां विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों फाइनली हमें आंसर क्या मिलता है? फिर हमें 0 ही मिल जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। जी विचार करके बताएं दोस्तों किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? चारों ऑप्शन आपके सामने पूछा गया कि किस प्रकार के प्रजनन से सबसे ज्यादा विविधता उत्पन्न होती है? जी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लैंगिक प्रजनन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल जो है उसे क्या कहा जाता है? जी दोस्तों अगर हम बात करें तो किसी तरल में मतलब लिक्विड में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर जो ऊपर की ओर बल लगता है उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव कितना हो जाएगा? जी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका ऊष्मीय प्रभाव भी आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा शीर्ष बॉलीवुड अभिनेता एक लंबे समय से कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हालांकि यह प्रश्न साइंस का नहीं है दोस्तों, जनरल स्टडी का प्रश्न है, बाय मिस्टेक यहां पर आ गया है। मगर अगर हम बात करें तो इस प्रश्न की ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण जो है वो कितना होगा? जी फटाफट सॉल्व करके बताएं दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? जी F इज इक्वल टू ma वाला फार्मूला लगेगा दोस्तों। F बराबर ma वाला फार्मूला लगेगा। और आपको वैल्यू किसकी दे रखी है दोस्तों? F की वैल्यू दे रखी है 21 और A की वैल्यू दोस्तों क्या करना है आपको? A की वैल्यू निकालनी है। और M की वैल्यू दोस्तों आपको दे रखी है 3। तो A बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? A बराबर हो जाएगा आपका F अपॉन M हो जाएगा। और F की वैल्यू दोस्तों दे रखी है आपको 21 और M की वैल्यू दे रखी है 3। तो 21 को जब आप 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही 7 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न।
मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? यह प्रश्न तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। जी, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज जो है 0.1 सेकंड देर तक कायम रहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, 0.1 सेकंड। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। विचार करके बताएं दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन पौधों का नर प्रजनन अंग है? जी, पीछे एक प्रश्न हम डिस्कस भी कर चुके हैं दोस्तों। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुंकेसर, राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? जी, राइट ऑप्शन प्रतिरोधक, ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प। अगला प्रश्न, निम्न धातुओं में कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? आयरन क्लोराइड लोहे को जिंक से विस्थापित कर देता है, क्योंकि दोस्तों जिंक की अपचायक क्षमता जो है वो फेरियम से अधिक होती है और वैद्युत रासायनिक श्रेणी में दोस्तों जस्ता जो है वो लोहे से ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, जिंक। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। विचार करके बताएं दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन एक बहुकोशिकीय जीव है? क्या आप जानते हैं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? जी, सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एगेरिकस, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें। विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी, प्राकृतिक रूप से दोस्तों प्राप्त एकमात्र आइसोटोप जो है यूरेनियम 235, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों। इसका उपयोग जो है परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, पार्थेनोकॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? जी दोस्तों, बाकी के ऑप्शन देखिए। चलिए दोस्तों प्रश्न को स्किप करते हैं क्योंकि यह प्रश्न आधा ही आया है। जी, विचार करके बताएं दोस्तों, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। शक्ति की इकाई को दोस्तों हम क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिपेलोब्लास्टिक नहीं है? विचार करके बताएं दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? जी, बात करें दोस्तों तो जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तर में व्यवस्थित होती है, यथा बाह्य एक्सोडर्म तथा आंतरिक एक्सोडर्म, तो दोस्तों ऐसे जो है प्राणी द्विस्तरीय कहलाते हैं, जैसे स्पंज और सिलेरेटेड। और अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो दोस्तों इसमें पूछा गया ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जेलीफिश, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। इसके अलावा एस्केरिस, केचुआ और प्लानारिया बिल्कुल सही है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें पानी में सांद्र अम्ल जो है वो धीरे धीरे डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। नेशनल मेरिट ऑर्डर में ग्रैंड क्रुक्स कमांडर आइवरी कोस्ट अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान को हाल ही में किस भारतीय को प्रदान किया गया था? तो दोस्तों जीके का प्रश्न है और बात करें इस प्रश्न की तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह पुरस्कार जो प्रदान किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न, विचार करके बताएं, बिल्कुल सही आना चाहिए इसका उत्तर। जी दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, उदासीनीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या फिर बदलने का प्रयास करती है? जी, वह भौतिक इकाई जो एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, बल कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए मित्रों अगला प्रश्न,
एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं? जी दोस्तों, अगर हम बात करें निष्क्रिय गैसों की, तो आवर्त सारणी के समूह 18 में निष्क्रिय गैसों को रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? जी दिए गए विकल्पों की बात करें दोस्तों, तो चांदी, जिन्होंने भी बताया सिल्वर, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। कितना भी हाई टेम्परेचर हो, यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है, प्रश्न पसंद आए हैं, तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और ज्यादा जानकारी और तैयारी के लिए बने रहिए दोस्तों अपने चैनल BSc AT की क्लासेस पर। वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद।